हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ अ बेसिक वीडियो अबाउट इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। इसमें हम जेनेटिक्स के बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे मेंडल के मेन कंट्रीब्यूशन के बारे में। मेंडल ने जो अलग अलग हमें क्रॉसेस दिए थे उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो टुडे वील बिगिन विद अ न्यू सीरीज इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स एंड वन बाय वन वील कम टू ऑल द चैप्टर्स लाइक आफ्टर मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस क्या होती है, लिंकेज क्या होता है, क्रोमोसोम मैपिंग, स्ट्रक्चरल या न्यूमेरिकल एब्नॉर्मैलिटीज इन क्रोमोसोम, म्यूटेशन एंड एवरीथिंग। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक। सो सबसे पहली चीज़, हमारे जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर मेंडल। मेंडल मेंडल ने जब अपनी रिसर्च करी थी तो एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन ही सिलेक्टेड पी प्लांट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डिड ही सिलेक्टेड पी प्लांट्स। मेंडल ने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट करा? मेंडल ने पी प्लांट सिलेक्ट करा, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पी प्लांट का साइंटिफिक या बोटानिकल नेम क्या होता है। तो पी प्लांट का बोटानिकल नेम होता है पाइसम सैटिवम। पी प्लांट का बोटानिकल नेम क्या है? पाइसम सैटिवम। मेंडल ने पी प्लांट सेलेक्ट करा, इसके लिए बहुत सारे रीजंस थे। पहला, इट वाज चीप था, इजीली अवेलेबल था, इजीली अवेलेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट इट रिक्वायर्स लेसर स्पेस टू बी ग्रोन। उसको ग्रो करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा बड़े फार्म की ज़रूरत नहीं थी। उसके अलावा उनके रिजल्ट्स देखने के लिए बहुत ईजी था बिकॉज इट हैज़ शॉर्टर जनरेशन टाइम। नाउ रिमेंबर वन थिंग, शॉर्टर जनरेशन टाइम का मतलब क्या है कि क्या उन्हें एवरी वीक रिजल्ट्स नज़र आ रहे थे? शॉर्टर जनरेशन का टाइम का मतलब है पी प्लांट जो है वो विद इन अ ईयर ही काफ़ी हद तक ग्रो कर जाता है, उसकी हाइट, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो within an year he can see the results produced by one generation. उसके अलावा in one generation it can produce many offsprings, बहुत ज़्यादा ऑफस्प्रिंग उन्हें एक ही जनरेशन में देखने के लिए मिल जाते थे, जिसकी वजह से उनका जो स्टैटिस्टिकल डेटा था वो ज़्यादा एक्यूरेट माना। क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जितनी ज़्यादा रिपीटेड ऑब्जर्वेशन या रीडिंग्स होंगी, हमारा डेटा उतना वैलिडली हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा इट कैन बी क्रॉस्ड ईजिली का मतलब ये है, अब कई जनरेशन में उन्होंने उसे सेल्फ पॉलिनेट करा, कईयों में उन्होंने उसे क्रॉस पॉलिनेट करा। तो सेल्फ पॉलिनेशन करना, क्रॉस पॉलिनेशन करना, दोनों ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल थे। क्यों अवेलेबल थे? बिकॉज पी प्लांट इज़ इट हैज़ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो पी प्लांट जो होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, उसके पास बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, जिसकी वजह से उनको जब वो चाहें कि अगर मेरे को ट्रू ब्रीडिंग करवानी है, मुझे सेल्फ पॉलिनेट करवाना है, सेल्फ पॉलिनेट करवा सकते हैं, मिक्स ब्रीडिंग करवानी है, क्रॉस पॉलिनेट करवा सकते हैं। सो सच ऑप्शंस आर अवेलेबल विद हिम। एंड द नेक्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थे उनके पास थे 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। उनको 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स जो थे वो देखने के लिए मिले थे यहाँ पे। अगर हम बात करें कंट्रास्टिंग करेक्टर्स की, सो दीज आर द 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर्स जो उन्हें देखने के लिए मिलते थे। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो हम बात करते हैं प्लांट साइज़ की। प्लांट टॉल भी थे और ड्वार्फ भी थे। ज़्यादातर जो प्लांट्स थे बेसिकली ऊपर जो है वो डोमिनेंट करेक्टर को रिप्रेजेंट करा हुआ है, तो मेजॉरिटी जो देखने के लिए मिलती थी डोमिनेंट करेक्टर, टॉल। फ्लावर लोकेशन की बात करें तो फ्लावर एक्सियल भी थे, मतलब साइड पे, या टर्मिनल, बिल्कुल टिप पे। फ्लावर कलर पर्पल भी और वाइट भी था। तो बेसिकली 2 एक्सट्रीम थे, ईदर ए और बी। उनके पास 2 ऑप्शंस थे। अगर मान लो कोई वो ऐसा, सपोज अगर वो रोज़ प्लांट को सिलेक्ट करते जिसमें रोज़ में वाइट भी होता है, रेड भी होता है, येलो भी होता है, पिंक भी होता है, तो अगर रोज़ प्लांट लेते तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्हें बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने के लिए मिल रहे हैं एक ही चीज़ में, मतलब फ्लावर कलर में ही देयर आर सो मेनी वेरिएशंस। तो उनके जो अलील्स है, जो जीन्स है, वो और ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे उनको हर एक जो भी वो कैरेक्टर स्टडी कर रहे थे उसके 2 ही ट्रेड्स थे। अब जैसे हाइट है, या तो टॉल था या तो शॉर्ट थे। फ्लावर पोजीशन या तो एक्सियल है या तो टर्मिनल है। तो और एक ही प्लांट के अंदर एक ही टाइप का रिजल्ट है। ठीक है। फिर आ जाता है पॉट कलर। जो पी पॉट था उसका कलर या तो ग्रीन होगा या तो येलो। पॉट की शेप या तो इन्फ्लेटेड फूली या तो कंस्ट्रिक्टेड सुखड़ी सी। सीड कलर येलो, सीड कलर ग्रीन, सीड शेप राउंड, सीड शेप रिंकल। अब इसको आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है वो शेप को लेकर होती है। जब हम बात करते हैं सीड की शेप की, तो जो राउंड है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। पॉट की शेप में इन्फ्लेटेड जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है। पॉट का कलर ग्रीन डोमिनेंट है, लेकिन सीड का कलर येलो डोमिनेंट है। तो आपको ये 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स याद रखने हैं, प्लस इसमें से कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है, ये याद रखना है। ओके जी। एंड जब आप आगे पढ़ोगे तब आप ये भी चीज़ रियलाइज़ करोगे मेंडल की इतनी बड़ी सक्सेस का, दैट ही वाज डेजिग्नेटेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। दिस सक्सेस में उनकी मेहनत, हार्ड वर्क, उनकी थिंकिंग, उनका रिसर्च वर्क, ऑल दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसकी वजह से वो इतना कुछ डिस्कवर कर पाए। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि गुड लक जो था उन्होंने उसे फेवर करा। लक की वजह से उनके रिजल्ट जो थे वो बिल्कुल वैलिड थे। रीज़न नहीं, क्योंकि आगे जाके आप पढ़ोगे एक टॉपिक विच इज़ लिंकेज।
सक्सेसफुली ये हुआ था कि पी प्लांट में जो भी कैरेक्टर्स वो पढ़ रहे थे उन्हें कहीं पे भी लिंकेज देखने की मतलब लिंकेज उन्हें नहीं दिखी। अगर लिंकेज दिखी होती तो उनके जो रिजल्ट थे वो प्रॉपर डोमिनेंट या रिसेसिव की टर्म्स में नहीं आ सकते। मान लो एक प्लांट है रेड, एक प्लांट है वाइट, अगर इसमें लिंकेज होती है इनके जीन्स में और नेक्स्ट में हमें मिल जाता करेक्टर पिंक, तब वहाँ पे उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती। सो येस ही वॉज लकी इनफ कि जिस टाइम पे उन्होंने पी प्लांट को स्टडी करा या लकीली उन्होंने जिस प्लांट को स्टडी करा वहाँ पे लिंकेज ऑफ जीन्स उन्हें देखने के लिए नहीं मिला। So let us move to the next thing. Before starting with the various crosses, we should understand the basic terms. अब कुछ कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स की। तो जेनेटिक्स में सबसे पहली टर्म हमारी आ जाती है जीन। तो जीन की अगर हम बात करें तो जीन बेटा क्या है? जीन इज द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। हमारे डीएनए का, हमारे क्रोमोसोम का जो फंक्शनल यूनिट है उसको हम बोलते हैं जीन। तो बेसिकली दिस इज आवर क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम पे बहुत सारे फंक्शनल रीजन है। मान लो दिस इज ए, दिस रीजन इज बी, दिस रीजन इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। तो ऐसे बहुत सारे रीजन। तो ये जो ए रीजन है वो किसी एक स्पेसिफिक करेक्टर का जीन होगा, जो बी होगा वो किसी दूसरे स्पेसिफिक करेक्टर का जीन होगा, जो सी होगा वो किसी तीसरे स्पेसिफिक करेक्टर का जीन होगा। सो द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है उसको हम बोलते हैं जीन। लेकिन अगर हम बात करें जीन की प्रॉपर डेफिनेशन की, तो जीन को हम बोल सकते हैं दैट दीज आर द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। हमारी हेरिडिटी का ये केमिकल बेस है। एंड जीन्स किससे बने होते हैं? जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। अब नेक्स्ट टर्म की अगर बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमारे लिए है अलील्स। अलील्स क्या होता है? अलील्स आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन। जीन की जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं उनको हम बोलते हैं जीन्स। तो बेसिकली कोई भी करेक्टर जो होता है ना, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जीन। जैसे सपोज करो दिस इज वन क्रोमोसोम, दिस इज अनदर क्रोमोसोम, सो दीज आर टू होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर प्लांट के अंदर टॉल प्लांट है तो उस टॉलनेस का एक जीन यहाँ पे होगा तो उसी का एक दूसरा फॉर्म यहाँ पे होगा। सो अलील्स क्या होते हैं? टू डिफरेंट ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स। सो बेसिकली अ पेयर ऑफ genes that control the two alternative expression of the same character is called allele. तो allele जो होते हैं they have the same लोकाई। लोकाई मतलब पोजीशन, लोकस। तो ये सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब ये भी हो सकता है अगर मैं टॉलनेस की बात करूँ तो मान लो यहाँ पे दोनों पे टॉलनेस का जीन हो, बट ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि दूसरी जगह पे टॉलनेस का नहीं शॉर्टनेस का जीन हो। तो जो अ पेयर ऑफ जीन्स, एक यहाँ पे दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स फॉर द सेम करेक्टर, एक ही करेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन प्रेजेंट है ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम, दोज आर नोन एज अलील्स। और पेयर ऑफ अलील्स ही डिटरमाइन करते हैं वेदर जो जीनोटाइप, जो फिनोटाइप होगा वो कैसा होगा, व्हाट विल बी द फिजिकल अपीयरेंस। इसके बेसिस पे हमारे जो पेयर ऑफ अलील्स हैं, पेयर ऑफ अलील्स के बेसिस पे हम अपने जीनोटाइप को क्लासिफाई करते हैं दो में। वन इज होमोजाइगस एंड द अदर वन इज heterozygous. So we have two conditions, homozygous and heterozygous. homozygous का मतलब अगर मेरे पास एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और दोनों के ऊपर प्रेजेंट है सेम जीन, या तो दोनों पे डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है या फिर दोनों पे ही recessive gene present है. So if a pair in a pair of chromosome, if both the chromosome have the same form of allele, have the same allelic form of a gene, they are said to be homozygous. या तो दोनों homozygous dominant होंगे या फिर दोनों homozygous recessive होंगे. Whereas in heterozygous condition, the homologous chromosome, one contains the dominant gene, the other one contains the recessive genes. So such a condition is known as heterozygous condition. तो हमारे पास दो conditions हैं, एक है homozygous और दूसरी है heterozygous. Now the next term is, after knowing this homozygous and heterozygous, we have to come across two terms which is dominant and recessive. I hope आपको ये dominant, recessive ये सारी चीज़ें एक basic idea होगा. I'm mainly focusing on the explanation. If you want notes, if you want definitions to be learned and marked up, do tell me, I'll provide you the notes as well. अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टर्म की, सो नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव। डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो देयर इज वन क्रोमोसोम एंड द अदर वन, दिस इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम के ऊपर मान लो एक जीन प्रेजेंट है रेड फ्लावर का, लेकिन इसके ऊपर जो जीन प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है वाइट फ्लावर का। ठीक है, तो पहले तो आप मेरे को ये बताओ, अगर एक पे रेड और एक पे वाइट है तो ये कौन सी कंडीशन है? इज दिस होमोजाइगस कंडीशन और इज इट हेट्रोजाइगस कंडीशन? सो दिस इज हेट्रोजाइगस कंडीशन, क्योंकि हेट्रोजाइगस के अंदर जो दोनों फॉर्म्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं।
ठीक है जी। अब क्या होगा, अब दोनों के ऊपर अलग अलग है, तो अब डिपेंड करता है कि जो हमारा जीनोटाइप, जो ये फ्लावर है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लावर कलर। हमने कहा ये रेड कलर का जीन है और ये वाइट कलर का जीन है। अब अगर मान लो ये जो फ्लावर है वो हमें मिलता है रेड कलर का, दैट मीन्स दोनों जीन्स के प्रेजेंट होने पे भी जो कलर है वो किसने एक्सप्रेस किया है, हर जीन ने। सो दिस जीन इज नोन एज द डोमिनेंट जीन। बट यही अगर हमारे पास कंडीशन कुछ और होती, सपोज इन केस 2 अगर हम कहते हैं RW में जो हमारा फ्लावर कलर होता वो होता वाइट, तो विच मीन्स द डोमिनेंट जीन इज W। तो इसका मतलब ये है द जीन which expresses itself in the heterozygous condition is known as डोमिनेंट। हम जीन भी बोल सकते हैं, हम अलील भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं द अलील विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द हेट्रोजाइगस कंडीशन इज नोन एज अ डोमिनेंट अलील। और उसके अलावा तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में द रिसेसिव अलील विल नॉट, जो दूसरा है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, जैसे अगर RW में जो फ्लावर कलर है वो रेड है, तो इसका मतलब है जो वाइट है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड। तो अगर ये एक्सप्रेस नहीं हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव अलील। अगर मान लो हमारे पास जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर दोनों पे, यहाँ पे भी R होता और यहाँ पे भी R होता, दैट मीन्स RR। नाउ R इज़ डोमिनेंट, ठीक है। तो ये फ्लावर कलर कैसा होता, रेड। अगर मान लो हमारे पास जो दोनों क्रोमोसोम हैं उनके ऊपर यहाँ पे भी W होता, यहाँ पे भी W होता, W, तो क्या ये रेड होता, नहीं, क्योंकि अब रेड का तो कोई जीन ही प्रेजेंट नहीं है, दो ये रिसेसिव है, रिसेसिव डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ। लेकिन अब यहाँ पे डोमिनेंट जीन प्रेजेंट ही नहीं है, तो इस फ्लावर का कलर क्या होगा, इस फ्लावर का कलर होगा वाइट। तो दैट मीन्स द रिसेसिव अलील, अगर हम बात करें रिसेसिव अलील अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा, इन होमोजाइगस कंडीशन में। सो रिसेसिव अलील एक्सप्रेसेस itself only in homozygous कंडीशन। तो आई होप आपको ये डोमिनेंट रिसेसिव वाला जो टर्म है वो क्लियर हुआ होगा। तो एक बार इसके बारे में एक चीज़ देखते हैं। सो अगर हम बात करते हैं, हमने कहा डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन बोथ, होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगा और हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस करेगा, वेयर एज इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। जब कोई और जीन होगा ही नहीं तब इसका इफेक्ट हमें नज़र में आएगा। अब डिनोशंस की बात, अगर हम प्लांट हाइट की बात करें तो जो टॉलनेस है दैट इज़ अ डोमिनेंट करेक्टर, और जो शॉर्टनेस या जिसको हम ड्वार्फनेस बोलते हैं दैट इज़ अ रिसेसिव करेक्टर, ठीक है। तो अब इनको एक्सप्रेस, इनके लिए टर्मिनोलॉजी कैसे यूज़ करी जाती है, क्योंकि करेक्टर डोमिनेंट है। अगर हम प्लांट हाइट की बात करें तो टॉलनेस इज़ द डोमिनेंट करेक्टर, तो इसीलिए जब हम जीनोटाइप की बात करेंगे तो टॉल जीन के लिए या डोमिनेंट जीन के लिए हम वर्ड लेटर यूज़ करेंगे कैपिटल T, वेयर एज ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करने वाले जीन के लिए हम D नहीं यूज़ कर सकते, शॉर्ट के लिए S भी नहीं यूज़ कर सकते, हमें क्या यूज़ करना है, स्मॉल t, मतलब कि जो हमने डोमिनेंट का लेटर है उसी को हमें स्मॉल में लिखना है, ठीक है। सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो जो टॉल प्लांट होगा, जो अगर होमोजाइगस टॉल है इट विल बी लाइक दिस, हेट्रोजाइगस टॉल विल बी लाइक दिस एंड होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट विल बी लाइक दिस। हम यहाँ पे D या S लेटर यूज़ नहीं करेंगे, हमें वही लेटर यूज़ करना है जो लेटर यूज़ होता है डोमिनेंट करेक्टर को या डोमिनेंट अलील को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर मैं बात करती हूँ सीड शेप की, राउंड सीड को मैं कैसे डिनोट कर सकती हूँ होमोजाइगस में, कैपिटल R, और रिंकल सीड्स को WW डिनोट कर सकती हूँ, नहीं, रिंकल सीड्स को हम क्या डिनोट करेंगे, स्मॉल r। लाइकवाइज सीड कलर, येलो कलर डोमिनेंट है तो उसको कैपिटल Y और ग्रीन कलर को स्मॉल y, पॉड शेप इन्फ्लेटेड को कैपिटल I, कॉन्स्ट्रिक्टेड को स्मॉल I, ठीक है। पर्पल कलर को हम डिनोट कर सकते हैं कैपिटल P से और वाइट कलर को डिनोट कर सकते हैं स्मॉल p से। सो दीज आर द एनोटेशंस कि हम जीनोटाइप जब हम लिखते हैं, क्योंकि जब आप मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड प्रोसेस करोगे देन यू विल कम अक्रॉस कि हाँ हम किस टाइप से जीन्स को डिनोट करते हैं और किस टाइप से हम क्रॉसेस करते हैं। सो इन द नेक्स्ट पार्ट, तो आज हमने बेसिकली जीन, अलील, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में समझा, डोमिनेंट अलील, रिसेसिव अलील, ऑल दिस वी हैव स्टडीड। वी ऑल्सो लर्न कि वाई मेंडल selected pea plant, and remember he was lucky that he didn't encounter linkage in his work. So in the next part we'll discuss about the next thing, that is monohybrid cross, dihybrid cross and trihybrid cross. So stay tuned and keep waiting, keep studying. Bye.